इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू बुक के यूनिट 6 सेल्फ रिलायंस की लाइन बाय लाइन उर्दू एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं टेक्स्ट के टाइटल से। हमारे टेक्स्ट का टाइटल है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस जो कि बजाते खुद एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है और इसका मतलब है खुद इन्हिसारी या खुद पर यकीन करना। सेल्फ रिलायंस एक फिलोसॉफिकल एसे है जिसे अमेरिकन राइटर रॉल्फ वेल्डो एमरसन ने 1841 में पब्लिश किया। रॉल्फ वेल्डो एमरसन 25 मई 1803 में अमेरिका में पैदा हुए और 27 अप्रैल 1882 में वफात पा गए। वो एक एसेइस्ट, लेक्चरर और पोइट होने के साथ साथ एक एमिनेंट फिलोसोफर भी थे जिन्होंने मिड 19th सेंचुरी में अमेरिका में जारी ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट की क़यादत की। यही वजह है कि इन्हें फादर ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म भी कहा जाता है। इनके फेमस एसेज में सेल्फ रिलायंस, एक्सपीरियंस, द ओवर सोल, सर्किल एंड द पोइट शामिल है। और अगर बात की जाए थीम्स की तो इस एसे की डोमिनेंट थीम है ट्रस्ट दाई सेल्फ, यानी खुद पर यकीन करो। अपने एसे सेल्फ रिलायंस में एमरसन इंसान के इंडिपेंडेंट यानी खुद मुख्तार होने के साथ साथ उसके सेल्फ सफिशिएंट यानी खुद कफील होने की अहमियत पर जोर देते हैं। वो इस बात की हौसला अफजाई करते हैं कि इंसान दूसरों के ओपिनियंस और आइडियाज पर भरोसा करने के बजाय अपनी जात में छुपे टैलेंट और सलाहियतों पर भरोसा करना सीखे, क्योंकि हर इंसान अपने आप में एक यूनिक इंडिविजुअल है जो कि अपनी जात पर यकीन और अपनी खूबियों को इस्तेमाल करके एक बेहतरीन और कामयाब जिंदगी गुजार सकता है। ये तो था राइटर और एसे का बेसिक इंट्रोडक्शन और अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट की जानिब। एमरसन कहते हैं टू बिलीव योर ओन थॉट, आपका अपनी सोच पर यकीन करना, टू बिलीव दैट व्हाट इज ट्रू फॉर यू इन योर प्राइवेट हार्ट इज ट्रू फॉर ऑल मैन। और ये यकीन करना कि जो सच आपके दिल में छुपा है इज ट्रू फॉर ऑल मैन, वही सच है सारी कायनात के लोगों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए। दैट इज जीनियस। और यही अक्लमंदी है, यही असल जहानत है या यही ज़हीन लोगों का तरीका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता, इनको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता और उन्हें ये यकीन नहीं होता कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो उनके लिए सही है या सही नहीं है। और फिर इसी यकीन ना होने की वजह से वो लोग जिंदगी के सफर में दूसरों से बहुत पीछे रह जाते हैं। स्पीक योर लेटेंट कन्विक्शन, अपने अंदर छुपे हुए यकीन को बयान करें, एक्सप्रेस करें अपनी थॉट्स को, अपने कॉन्फिडेंस को एक्सप्रेस करें, एंड इट शैल बी द यूनिवर्सल सेंस। और फिर आपका यही यकीन, आपकी यही दिल की बात पूरी कायनात की बात बन जाएगी। फॉर ऑलवेज द इनमोस्ट बिकम्स द आउटमोस्ट, क्योंकि हमेशा जो अंदर होता है वही बाहर होता है, जो दिल में होता है वही जबान पर आता है, या जो बातिन में होता है वही जाहिर में होता है। यानी अगर आप खुद को एक कामयाब इंसान महसूस करते हैं तो दुनिया में आपको हर तरफ कामयाबियां नजर आएंगी। आपका हर मूव, आपका हर डिसीजन आपको मजीद कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को एक नाकाम इंसान समझते हैं तो फिर आपको हर तरफ नाकामियां नजर आएंगी। आप सोने को हाथ लगाएंगे तो वो मट्टी बन जाएगी, लेकिन अगर आपको अपनी जात के ऊपर यकीन होगा तो आप मट्टी को हाथ लगाएंगे और वो मट्टी सोना बन जाएगी। अ मैन शुड लर्न टू डिटेक्ट एंड वॉच दैट रे ऑफ लाइट, इंसान को सीखना चाहिए कि वो रोशनी की उस किरण को तलाश करे which reflects across his mind from within, जो उसके जहन में चमकती है उसी की जात के अंदर से कहीं। more than the luster of spheres of bards and sages, और जिस रोशनी की चमक शायरों और दरवेशों के गिर्द बने दायरों से भी ज्यादा रोशन होती है। yet he dismisses without notice his thought because it is his, जबकि इंसान अपने ही ख्यालात को अहमियत नहीं देता और वो रद्द कर देता है अपनी ही सोचों को, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो उसकी सोच है और ये तो बड़ी आम सी बात है। यानी बहुत सारे लोग जो कि खुद पर यकीन नहीं करते वो जाते हैं बाबाओं के पास या दरवेशों के पास और जाकर कामयाबियों का राज पूछते हैं, जबकि कामयाबी किसी और शख्स के पास नहीं, हमारे अपने जहन के अंदर छुपी होती है। बस हमें यकीन करना होता है अपने ख्यालात के ऊपर और अपनी जात के ऊपर। इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस वी रिकॉग्नाइज आवर ओन रिजेक्टेड थॉट, हर ज़हीन इंसान की कामयाबी के पीछे हमें अपने ही रद्द किए हुए आइडियाज नजर आते हैं, या हर ज़हीन आदमी की कामयाबी के पीछे हमें वो सोचें नजर आती हैं, वो ख्यालात नजर आते हैं या वो आइडियाज नजर आते हैं जिनको कभी ना कभी हमने गैर अहम समझकर मुस्तरद कर दिया होता है। दे कम बैक टू अस विद अ सर्टेन एलिनेटेड मैजेस्टी, और फिर वही आइडियाज हमारे पास एक खास शान और शौकत के साथ वापस आते हैं, या वो सपने या वो ख्वाब जो हमने कभी अपने लिए देखे होते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया होता क्योंकि हमने उनको गैर अहम जाना होता है। और एक वक्त आता है कि वही बातें, वही आइडियाज हम किसी और के मुंह
से सुनते हैं और वो आइडियाज $1 मिलियन आइडियाज बनकर हमें नजर आते हैं। उन आइडियाज से लोग कमा रहे होते हैं या उन आइडियाज से लोग बहुत कामयाबियां हासिल कर रहे होते हैं। ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट हैव नो मोर अफेक्टिंग लेसन फॉर अस देन दिस। फन के अजीम कारनामों में हमारे लिए इससे ज्यादा कोई और मुतासिर कुन सबक नहीं होता। यानी जिंदगी में कामयाब लोगों की कहानियों के पीछे या सक्सेस स्टोरीज के पीछे हमारे लिए इससे बेहतर कोई सबक नहीं होता। दे टीच अस, बड़े बड़े अजीम लोगों के कारनामे हमें सिखाते हैं टू अवॉइड बाय आवर स्पॉन्टेनियस इंप्रेशन विद गुड ह्यूमर्ड इनफ्लेक्सिबिलिटी, कि हम खुशदिली के साथ अपने जहन में आने वाले बेसाख्ता ख्यालात को, एहसासात को, आइडियाज को और जज्बात को फॉलो करें, उनकी पैरवी करें। देन मोस्ट व्हेन द होल क्राई ऑफ वॉइसेस इज ऑन द अदर साइड, ना कि दूसरी तरफ से आने वाली मुखालिफ आवाजों की। यानी नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करें और अपने जहन में जो पॉजिटिव थॉट्स आ रही हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दें। अदरवाइज टुमारो अ स्ट्रेंजर विल से मास्टरली गुड सेंस प्रिसाइजली व्हाट वी हैव थॉट एंड फेल्ट ऑल दैट टाइम, वरना कल को कोई अजनबी बहुत ही कमाल के साथ, खुश बयानी के साथ, बहुत अच्छे स्पीकिंग स्टाइल के साथ वही बातें करेगा जो कभी हम सोचते थे और महसूस करते थे। एंड वी शैल बी फोर्स्ड टू टेक विद शेम आवर ओन ओपिनियन फ्रॉम अनदर, और फिर हम शर्मिंदा होकर अपने ही ख्यालात, अपने ही आइडियाज, अपने ही जज्बात या अपनी ही राय को किसी दूसरे शख्स के मुंह से सुनने पर मजबूर हो जाएंगे और हम सोचेंगे कि ये आइडियाज तो मैं भी सोचता था लेकिन मैंने इनके ऊपर अमल नहीं किया, लेकिन आज ये शख्स इन्हीं आइडियाज की वजह से कामयाब हो गया। देयर इज अ टाइम इन एवरी मैन्स एजुकेशन व्हेन ही अराइव्स एट द कन्विक्शन दैट इनवाई इज इग्नोरेंस। हर शख्स की तालीम में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब वो इस यकीन पर पहुंच जाता है या इस यकीन के नतीजे पर पहुंच जाता है कि हसद करना जहालत है। दैट इमिटेशन इज सुसाइड, और दूसरों की तकलीद यानी नकल करना, दूसरों की कॉपी करना खुदकुशी करने के बराबर है। दैट ही मस्ट टेक हिमसेल्फ फॉर बेटर फॉर वर्स एट हिज पोर्शन। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो खुद ही अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का इदराक कर ले, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को सोचे कि क्या इंसान के अंदर अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं, ना कि वो किसी को कॉपी करे। दैट दो द वाइड यूनिवर्स इज फुल ऑफ गुड, अगरचे ये वसी कायनात खूबियों से भरी हुई है, इसके बावजूद नथिंग ऑफ सब्सटेंस कैन कम टू हिम बट थ्रू हिज टॉयल बेस्टोड ऑन दैट प्लॉट ऑफ ग्राउंड व्हिच इज गिवन टू हिम टू टिल। अनाज का एक दाना भी इंसान को नहीं मिल सकता जब तक इंसान अपने हिस्से का बीज ना बोए या अपने हिस्से की मेहनत ना करे जमीन के उस टुकड़े पर जो उसे खेती बाड़ी के लिए दिया गया है। यानी हर शख्स को वही फल मिलता है जो बीज उसने बोया होता है। द पावर विच रिसाइड्स इन हिम इज न्यू इन नेचर। इंसान को जो ताकत दी गई है वो फितरत में बिल्कुल नहीं है। यानी इंसान को जो टैलेंट दिया गया है वो सिर्फ उसके पास है। हर शख्स दूसरे इंसान से जुदा है, उसको जो ताकत मिली है वो किसी और के पास नहीं है। एंड नन बट ही नोज विच ही कैन डू, और सिर्फ वही जानता है कि वो क्या कर सकता है, उसके अंदर क्या काबिलियत है। वो किसी और की कॉपी करने की वजह से अपनी काबिलियत के बारे में नहीं जान सकता, लेकिन इंसान को खुद पता है कि उसके अंदर क्या काबिलियत है। नॉट डज ही नो अंटिल ही हैज ट्राइड, और शायद इंसान को खुद भी ना पता हो कि उसके अंदर क्या काबिलियत है जब तक वो अपनी काबिलियत के लिए मेहनत ना करे। यानी कि एक शख्स अगर ये समझता है कि उसको बहुत अच्छी स्केचिंग आती है तो जब तक वो स्केचिंग करेगा नहीं उसको अंदाजा नहीं होगा कि स्केचिंग उसके अंदर काबिलियत है। हो सकता है कि कोई शख्स ये समझता हो कि वो बहुत अच्छा टीचर है, लेकिन जब तक वो पढ़ाएगा नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो दूसरों को समझा सकता है। जब तक एक आर्टिस्ट अपने फन का इजहार नहीं करेगा वो जान नहीं पाएगा कि उसके अंदर ये फन है या वो उस फन के अंदर तरक्की कर सकता है। A man is relieved when he has put his heart into his work and done his best. इंसान को सुकून सिर्फ उसी वक्त मिलता है जब वो पूरी लगन और शौक के साथ अपना काम करता है। But what he has said or done otherwise shall give him no peace. लेकिन सिर्फ बातें करने से और इरादे बांधने से कोई सुकून या कामयाबी नहीं मिलती। Trust thyself, खुद पर भरोसा करे। Every heart vibrates to that iron string. हर दिल इसी तार पर बजता है, यानी हर दिल से यही आवाज आती है। Trust thyself, खुद पर भरोसा करे, खुद पर यकीन करे। Accept the place the divine providence has found for you. उस मकाम को कबूल करें जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया है। The society of your contemporaries, the connection of events. अपने दौर के लोगों को और अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात को कबूल करें और पहचाने कि आपके अंदर क्या टैलेंट है जो आपको इस दौर में और इन लोगों के अंदर कामयाब कर देगा। Great men have always done so. अजीम लोगों ने हमेशा ऐसा ही किया है। And confided themselves childlike to the genius of their age. उन्होंने बच्चों की तरह अपनी जात में मौजूद कुव्वत पर यकीन रखा, bettering their perception, और अपने रवैये से ये जाहिर किया that the absolute trustworthy was seated at their heart, कि उनके दिल में या उनके वजूद में एक कुव्वत मौजूद है जो उनकी रहनुमाई करती है। Working through their hands, और वही कुव्वत है जो उनके हाथ बन जाती है या वही कुव्वत है जो उनके हाथों से काम करती है। Predominating in all their
انٹائر بینگ اور ان کے تمام وجود پر غلبہ رکھتی ہے. یعنی کہ یہاں پر ایمرسن یہ میسج دے رہے ہیں کہ انسان کو کسی بھی صورت اپنے آپ کو حقیر یا کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. دنیا کے تمام کامیاب ترین لوگوں کی کامیابی کے پیچھے بھی یہی ایک راز چھپا ہے اور وہ راز ہے خود پر یقین کرنا. یعنی وہ خود پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی اندر چھپی ہوئی انوکھی طاقت کو پہچانتے ہیں اور صرف اپنی محنت اور یقین کی وجہ سے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کر جاتے ہیں. اور نیچر بھی تو ہمیں یہی سکھاتی ہے. کیسے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کسی سے نہیں ڈرتے اور فل کانفیڈنٹ ہو کر جو دل میں آتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کو کسی کام سے روک رہے ہیں. بچے جو سوچ لیتے ہیں، ایک دفعہ جو ٹھان لیتے ہیں، وہی پورا کر کے دم لیتے ہیں اور انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. What I must do is all that concerns me. مجھے کیا کرنا ہے اس کا تعلق صرف مجھ سے ہے، یا میری سب سے زیادہ توجہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. Not what the people think. نہ کہ اس بات پر کہ دوسرے لوگ کیا چاہتے ہیں. This rule equally arduous in actual and in intellectual life. یہ اصول جس پر عمل کرنا حقیقی اور فکری دونوں اعتبار سے تو مشکل ہے، لیکن may serve for the whole distinction between greatness and meanness. یہ کسی بھی شخص کے بہت خاص یا عام ہونے کے بنیادی فرق کو واضح کرنے میں مدد دیتا ہے. It is the harder. اس اصول پر عمل کرنا واقعی مشکل کام ہے because you will always find those، کیونکہ آپ کو ہمیشہ ایسے لوگ ملیں گے who think they know what is your duty better than you know it. جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے کام کے بارے میں آپ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں. یعنی آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کے میدان میں وہ آپ سے زیادہ تعلیم یافتہ، آپ سے زیادہ تجربے کار یا آپ سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کے مشورے ماننے چاہیے. یہاں پر ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر جا رہا ہوتا ہے. وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا بیٹا پیدل چل رہا ہوتا ہے. رستے میں ایک شخص ملتا ہے اور وہ دیکھ کر ان کو کہتا ہے کہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ باپ گھوڑے پر سفر کر رہا ہے جبکہ بیچارہ بیٹا پیدل چل رہا ہے. ان کو شرم آتی ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، لہٰذا باپ اتر جاتا ہے اور بیٹے کو بٹھا لیتا ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں، دوسرا شخص ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو کتنی شرم کی بات ہے، بیچارہ باپ پیدل چل رہا ہے جبکہ بیٹا گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے. اب انہیں مزید شرم آتی ہے اور وہ سوچتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں دونوں گھوڑے پر بیٹھ جاتے ہیں. دونوں گھوڑے پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا آگے چلتے ہیں، ایک اور شخص ملتا ہے اور وہ کہتا ہے ان سے کہ دیکھو تو کس قدر ظالم لوگ ہیں، دونوں لوگ ایک ہی گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور گھوڑے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. لہٰذا دونوں سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور یہ سوچ کر دونوں گھوڑے سے اتر جاتے ہیں. اب دونوں پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور گھوڑا بھی ساتھ میں پیدل چل رہا ہوتا ہے. اتنے میں ایک شخص مزید آگے ملتا ہے اور وہ ان کو دیکھ کر کہتا ہے کتنے عجیب لوگ ہیں، پاس ان کے گھوڑا ہے لیکن اس کے باوجود پیدل چل رہے ہیں. اور پورے سفر میں یہ دونوں باپ بیٹے اسی طرح سے پریشان رہتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. It is easy in the world to live after the world's opinion. سب کے بیچ میں رہتے ہوئے دوسروں کی رائے یا اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت آسان ہے. It is easy in solitude to live after our own. یا پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں سے الگ تھلگ ہو جانا یا دوسروں سے کنارہ کشی کر لینا اور پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا بھی بہت آسان ہے. But the great man is he. لیکن عظیم آدمی تو وہ ہے who is in the midst of crowd keeps with perfect sweetness the independence of solitude. جو ہجوم میں سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے عقائد، اپنی آزادی، اپنی مرضی کو برقرار رکھے. یعنی ایک شخص ذہنی اعتبار سے اتنا فوکسڈ اور آزاد ہونا چاہیے کہ اسے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے اور اپنے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے اس کے پاس کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. وہ دنیا سے الگ تھلگ بھی نہ ہو، کسی کا دل بھی نہ دکھائے، سب سے محبت سے پیش آئے، سب کے ساتھ رہے، مگر اس کا اپنا ویژن کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے. آسان لفظوں میں وہ سنے تو سب کی مگر کرے اپنی. Insist on yourself, never imitate. اپنی ذات پر بھروسہ کریں، اپنی ذات پر اصرار کریں، کبھی بھی دوسروں کی نقل نہ کریں. Your own gift you can present every moment with the full force of a whole life's cultivation. آپ کی ذاتی صلاحیت، آپ کا ٹیلنٹ آپ کے لیے وہ تحفہ ہے جو ساری زندگی آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے. But the borrowed talent of another. لیکن جب آپ کسی دوسرے کی صلاحیت یا ٹیلنٹ کی نقل کرتے ہیں you have only temporary and incomplete possession. تو اس ٹیلنٹ پر آپ کا اختیار عارضی اور نامکمل ہوتا ہے. یعنی کسی دوسرے یا مشہور شخص کی کاپی کرنے سے آپ کی خود کی پہچان نہیں ہوتی اور دوسروں کا کاپی کیا ہوا ٹیلنٹ صرف کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے اور ہمیشہ فائدہ نہیں پہنچاتا. No man yet knows what it is until that person has exhibited it. کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں جانتا کہ اس میں کیا ٹیلنٹ چھپا ہے جب تک وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کرتا. Where is the master who could have taught Shakespeare? کہاں ہے وہ استاد جس نے شیکسپیئر کو پڑھایا تھا یا شیکسپیئر کو شیکسپیئر بنایا تھا. Where is the master who could have instructed Franklin اور واشنگٹن اور بیکن اور نیوٹن؟ کہاں ہے وہ ماسٹر جو فرینکلن، واشنگٹن، بیکن یا نیوٹن کو ہدایت دیتا تھا؟ یعنی انگلش لٹریچر کا بے مثال و بے تاج بادشاہ شیکسپیئر، امریکہ کے
के मशहूर प्रेसिडेंट, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट एंड डिप्लोमेट बेंजामिन फ्रैंकलिन, फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन जिनको फादर ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है, जिनके नाम पर कोलंबिया सिटी को वॉशिंगटन डीसी कहा जाता है, और इसी तरह फेमस ब्रिटेन फिलोसोफर फ्रांसिस बेकन जिनको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा जाता है, और फिजिक्स की दुनिया के अंदर रिवोल्यूशनरी चेंज ले आने वाले सर आइजैक न्यूटन जैसे कामयाब और अजीम अफराद किसी को कॉपी करने की वजह से नहीं बल्कि अपनी खुदादाद सलाहियतों की वजह से और उन पर मुकम्मल यकीन करने की वजह से दुनिया में इस मकाम और मर्तबे पर पहुंचे। अगर आप गौर करें तो इन तमाम लोगों के पीछे कोई उस्ताद नहीं था जिसने उनको बताया हो कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम ये कर सकते हो। किसी को स्कूल से निकाल दिया गया था तो किसी को ताना दिया गया था कि तुम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन यही लोग जिंदगी में कामयाब हुए कि इनको यकीन था अपनी जात के ऊपर और इनको यकीन था अपने अंदर छुपी हुई सलाहियत के ऊपर। एवरी ग्रेट मैन इज अ यूनिक, हर बड़ा आदमी दूसरों से मुनफरिद होता है। शेक्सपियर विल नेवर बी मेड बाय द स्टडी ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर को पढ़ लेने से शेक्सपियर नहीं बना जा सकता। यानी कि अगर कोई शख्स किसी की कॉपी करे तो वो कभी भी उस जैसा नहीं बन सकता। पूरी दुनिया में शेक्सपियर एक ही है, पूरी दुनिया में जेम्स बॉन्ड एक ही है, पूरी दुनिया में माइकल जैक्सन एक ही है, पूरी दुनिया में उमर शरीफ एक ही है, पूरी दुनिया में आतिफ असलम एक ही है। कोई शख्स उनसे अच्छा तो बन सकता है लेकिन उन जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि अपनी जात में हर शख्स जो कामयाब है वो एक है और उसके जैसा कोई और नहीं। या तो उससे बेहतर हो सकता है या उससे कमतर हो सकता है, लेकिन उसकी कॉपी करने वाला शख्स अपनी पहचान खो देता है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। लिहाजा शेक्सपियर विल नेवर बी मेड बाय द स्टडी ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर को पढ़ लेने से शेक्सपियर नहीं बना जा सकता। डू व्हिच इज असाइन्ड टू यू, लिहाजा वो करें जो आपको सौंपा गया है, वोट करें जो टैलेंट आपको दिया गया है। एंड यू कैन नॉट होप टू मच और डेयर टू मच, और आप बहुत ज्यादा उम्मीद या बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं कर सकते। यानी आप बुलंद मकसद से ना घबराएं, खुद पर एतमाद करें, खुद ही को पहचाने और इस बात से बिल्कुल भी ना घबराएं कि लोग क्या कहेंगे। आपके अंदर जो भी टैलेंट है या जो भी स्किल है बस इसको करना शुरू कर दें। बहुत ज्यादा महारत या परफेक्शन के बारे में ना सोचें, पहला कदम हमेशा मुश्किल होगा लेकिन फिर सफर करना आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जाएगा। कहते हैं व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। अबाइड इन द सिंपल एंड नोबल रीजन्स ऑफ दाई लाइफ, सादा और आसान जिंदगी जिए। ओबे योर हार्ट, अपने दिल की बात माने। एंड शैल रिप्रोड्यूस योर क्रिएटिव वर्ल्ड अगेन, और फिर आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर इजहार करने के काबिल हो जाएंगे। सोसाइटी नेवर एडवांसेस, माशरा कभी भी तरक्की नहीं करता। इस पैराग्राफ के अंदर एमर्सन हमें बता रहे हैं कि अगर हम बहुत सारी मटेरियल्स को एक्वायर कर लें, यानी बहुत सारी चीजें अपने पास रख लें, तो क्या हम तरक्की कर लेंगे? या आज के जदीद दौर के अंदर जैसे हमारे पास बसेस हैं, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास कंप्यूटर है, पुराने दौर के लोगों के पास तो ये सब चीजें नहीं थी, तो क्या हमने तरक्की कर ली है? इस पैराग्राफ के अंदर एमर्सन हमें बहुत खूबसूरत तरीके से बता रहे हैं कि तरक्की क्या है। सोसाइटी नेवर एडवांसेस, माशरा कभी भी तरक्की नहीं करता। इट recedes as fast on one side, अगर ये एक तरफ तेजी से खराब हो रहा होता है, as it gains on the other, तो दूसरी तरफ इसमें बेहतरी आ रही होती है। It undergoes continual changes, माशरा मुसलसल तब्दीलियों से गुजरता रहता है। It is barbarous, कभी माशरे में जहालत होती है। It is civilized, कभी माशरे में तहजीब होती है। It is religious, कभी माशरा मजहबी होता है। It is rich, कभी माशरा अमीरों का होता है। It is scientific, और कभी माशरा साइंसदानों का होता है या साइंटिफिक होता है। But this change is not for better, लेकिन ये तब्दीली कोई तरक्की नहीं है। For everything that is given something is taken, क्योंकि माशरा जहां कुछ दे रहा होता है वहां कुछ ले भी रहा होता है। Society acquires new arts, माशरा जदीद फनून अपना लेता है। And loses old instincts, और पुरानी रिवायतों या रुझानात को खो देता है। यानी पहले के जमाने के अंदर टेलीफोन इस्तेमाल होता था लेकिन अब मोबाइल फोन इस्तेमाल होने लगा। पहले नोटबुक इस्तेमाल होती थी और अब आईपैड इस्तेमाल होने लगा। पहले के जमाने में कैलकुलेटर यूज होता था, अब मोबाइल फोन यूज होने लगा। पहले लोग नक्शों को समझते थे और अब उसकी जगह गूगल मैप ने ले ली है। माशरा पुरानी चीजों को छोड़ रहा है और नई रिवायतों को अपना रहा है। तो अगर माशरे ने पुरानी रिवायतों को छोड़ दिया और नई रिवायतों को अपना लिया है तो क्या ये तरक्की है? आगे खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं। What a contrast between the well-clad reading, writing, thinking, civilized with a watch, a pencil and a bill of exchange in his pocket। क्या फर्क है किसी खुश लिबास, पढ़े लिखे और समझ बूझ रखने वाले मुहस्सिब शख्स में जो अपनी जेब में घड़ी, पेंसिल और कागज के नोट रखता है, एंड द नेकेड सेवेज, या उस बरहना वैशी में whose property is a club, जिसके पास एक हथौड़ी नुमा औजार है, a spear एक कुल्हाड़ी है, a mat एक बिछौना है, and an undivided portion of a shed to sleep under, और उसके पास सोने के लिए एक जमीन का टुकड़ा है। But compare the health of the two men, इन दोनों आदमियों की सेहत का मवाजना करें, इन दोनों आदमियों की सेहत का कंपैरिजन करें, and you shall see the civilized man has lost his aboriginal strength। तो आप देखेंगे कि जदीद दौर के इंसान ने अपनी असली ताकत यानी जिस्मानी ताकत को खो दिया है। If a traveler tell us truly, अगर एक मुसाफिर हमें
हमें सच बताए, स्ट्राइक द सेवेज विद अ ब्रॉड एक्स, तो कुल्हाड़ी से उस वैशी को एक जर्ब मारे, एक दफा हिट करे, एंड इन अ डे और टू द फ्लैश शैल यूनाइट एंड हील एज इफ यू स्ट्रक द ब्लो इनटू सॉफ्ट पिच। तो आप देखेंगे कि 1 या 2 दिन में उसका जख्म ठीक होना शुरू हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे आपने किसी नर्म मिट्टी के ऊपर कुल्हाड़ी को मारा था। लेकिन वही कुल्हाड़ी की जर्ब अगर आप मुहज्जिब इंसान को मारेंगे तो वो कब्र में पहुंच जाएगा। यानी इस पैराग्राफ के अंदर एमर्सन मॉडर्न दौर के मटेरियलिज्म को बयान कर रहे हैं कि आज के मुहज्जिब इंसान के पास बहुत सारी मादी चीजें हैं, वो पढ़ने लिखने और सोचने में महारत रखता है, लेकिन अपनी फितरी ताकत को खो चुका है, वो अपनी सेहत को खो चुका है। जबकि एक वहशी शख्स जिसके पास माल दौलत तहजीब तो नहीं है, लेकिन वो जिस्मानी सेहत में मुहज्जिब इंसान से ज्यादा मजबूत है। यानी मॉडर्न दौर के अंदर इंसान ने मटेरियल पोजेशन को तो हासिल कर लिया, उसने लग्जरीज को तो हासिल कर लिया, उसने जदीद चीजें तो बना ली, लेकिन उसने अपनी फितरी ताकत को, फितरी सलाहियतों को खो दिया है। द सिविलाइज्ड मैन हैज बिल्ट अ कोच, मुहज्जिब इंसान ने कोच तो बना ली, उसने बस तो बना ली, बट हैज लॉस्ट द यूज ऑफ हिज फीट, लेकिन उसने अपने पैरों का इस्तेमाल खो दिया है। ही इज सपोर्टेड ऑन क्रचेस, उसे बिसाकियों पर सहारा दिया जाता है, बट लेक्स सो मच सपोर्ट्स ऑफ मसल्स, लेकिन उसके पट्ठों में, उसके मसल्स में ताकत नहीं है। मतलब आज का इंसान लग्जरीज का मोहताज हो गया है और ये बसेज, ये कार्स और ये जदीद टेक्नोलॉजी इंसान के लिए बेसाकियां बन गई है। जैसे एक डिसेबल शख्स बेसाकियों के बगैर नहीं चल सकता, इसी तरह आज का इंसान इन मॉडर्न चीजों के बगैर, इन लग्जरीज के बगैर और इन गैजेट्स के बगैर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। ही हैज अ फाइन मॉडर्न वॉच, आज के इंसान के पास एक जदीद घड़ी है, बट ही फेल्स ऑफ स्किल टू टेल द आवर बाय द सन, लेकिन वो सूरज के जरिए वक्त बताने की महारत खो चुका है। एन एल्मेनाक ही हैज, इसके पास जंतरी है, जंतरी सितारों की गर्दिश और दिनों का अहवाल बताने वाली किताब को कहते हैं, आसान लफ्जों में आप उसे कैलेंडर कह सकते हैं। एंड सो बीइंग श्योर ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हेन ही वांट्स इट, और उसे जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो उस किताब से फौरन हासिल कर लेता है। द मैन इन द स्ट्रीट डज नॉट नो अ स्टार इन द स्काई, लेकिन गली में रहने वाले जदीद दौर के आदमी को सितारों के बारे में कोई इल्म नहीं है। द सोलिस्टिस ही डज नॉट ऑब्जर्व, द इक्विनॉक्स ही नोज एज लिटिल, सोलिस्टिस का वो मुशाहिदा नहीं करता और इक्विनॉक्स को वो बहुत कम जानता है। सोलिस्टिस कहते हैं साल के सबसे लंबे दिन को या सबसे लंबी रात को। 21 जून और 22 दिसंबर वो 2 दिन होते हैं जब साल में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। इसी तरह से इक्विनॉक्स कहते हैं उन दिनों को जब रात और दिन का ड्यूरेशन एक बराबर होता है, जितना लंबा दिन होता है उतनी ही लंबी रात होती है। 21 मार्च एंड 23 सितंबर। एंड द होल ब्राइट कैलेंडर ऑफ द ईयर इज विदाउट अ डायल इन हिज माइंड, और साल का पूरा कैलेंडर उसके जहन में डायल के बगैर होता है। हिज नोटबुक इम्पेयर हिज मेमोरी, उसकी नोटबुक उसकी याददाश्त को कमजोर कर देती है। यानी आज का इंसान जदीद दौर की चीजों और आसानियों का इतना ज्यादा मोहताज हो गया है, इसकी याददाश्त इंतहाई कमजोर हो चुकी है और वो किताबों के बगैर कोई भी चीज याद नहीं रखता। नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट योरसेल्फ, कोई भी चीज आपको सुकून मुहैया नहीं कर सकती सिवाय आपकी अपनी जात के। नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट द ट्रायम्फ ऑफ प्रिंसिपल, कोई चीज आपको सुकून नहीं दे सकती सिवाय आपके उसूलों की फतह।